अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो है अपनी बायोलॉजी की डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर हमारा जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज डेवलपमेंट एंड एजिंग, चैप्टर नंबर 21 ऑफ योर सेकेंड ईयर बायोलॉजी। डेवलपमेंट एंड एजिंग पे हमारी डिस्कशन हो रही थी और इसका वी हैव डन वन लेक्चर एंड इट इज़ क्वाइट अ लेंथी चैप्टर, तो इसमें काफ़ी सारे और भी लेक्चर्स होंगे। टुडे इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ डेवलपमेंट इन एजिंग। और क्या है कि हमने पहले क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्टली हमने देखा कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाई इज़ इट नेसेसरी। फिर हमने देखा कि किस तरह से क्या स्टेप्स होते हैं एक एम्ब्रियो की अडल्ट फॉर्म तक या एक एम्ब्रियो की बर्थ तक, कि कब जब एक ज़ाइगोट कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा कि क्या चीज़ होती है जो मेल और फीमेल के अंदर होती है, गैमीट्स का बनना, गैमीट्स की फॉर्मेशन या गैमीट्स का जेनेसिस, दैट इज़ कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस, जिसका मतलब है कि मेल में स्पर्म बन गया और फीमेल में एग बन गया। उसके बाद आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होगा, जब वो स्पर्म्स डिस्चार्ज करेगा फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसके बाद क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन पे यूनियन होगी स्पर्म और एग की और एक ज़ाइगोट बन जाएगा। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेप। फिर उसके बाद हमने देखा कि ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद कौन से स्टेप्स थे। सबसे पहला था क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज था जो कि हमने कल डिस्कस किया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और उसके बाद क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद ऑर्गन्स का बनना दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, और फिर फाइनली ग्रोथ। क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ। ठीक। अच्छा, अब हमने कल जो डिस्कशन हमारी की थी वो क्लीवेज पे हमने एंड की थी। अब क्लीवेज, व्हाट इज क्लीवेज, क्लीवेज नाम से पता चल गया था कि किसी चीज़ का टूटना, ब्रेक डाउन विल बी क्लीवेज। फिर क्लीवेज हमने देखा था कि किस टाइप्स की होती हैं। हमने ये देखा कि जब डिविजन्स होती है, ब्लास्टिला क्या होता है, मोरेला कौन सी स्टेज होती है, कितने सेल की स्टेज पे क्या होता है। फिर हमने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट क्या है और एम्ब्रियोब्लास्ट क्या है। फिर हमने देखा कि क्लीवेज के पैटर्न्स प्रोटोस्टोम्स में कैसी होती है और ड्यूट्रोस्टोम्स में। दो तरह के हमने देखी थी क्लीवेजेस, एक प्रोटोस्टोम्स में हो रही थी और एक ड्यूट्रोस्टोम्स में हो रही थी। फिर हमने देखा कि योग, कितना योग प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे आइसोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स में कौन सी होगी और टीलोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स में कौन सी क्लीवेज होगी। जो टीलोलेसिथल ऑर्गेनिज्म में क्लीवेज हो रही थी दैट वाज व्हाट, इट वाज मीरोब्लास्टिक या फिर पार्शियल क्लीवेज जिसे हम कह रहे थे। ठीक है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या पार्शियल क्लीवेज या फिर डिस्कॉइडल क्लीवेज। ठीक है, ये ड्यूट्रोस्टोम्स में हो रही थी। फिर प्रोटोस्टोम्स में कौन सी हो रही थी, या आइसोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स जो थे जिनके अंदर पूरे सेल में एक जितना योग होता है, दोज आर आइसोलेसिथल ऑर्गेनिजम्स। उनके अंदर जो क्लीवेज होती है दैट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और फिर होलोब्लास्टिक क्लीवेज में फर्दर टू टाइप्स थी, दैट इज स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज। और इनके क्या डिफरेंसेस थे कि जो वर्टिकल एक्सेस होता है एम्ब्रियो का, ये एम्ब्रियो है, ये इसका वर्टिकल एक्सेस है। स्पाइरल क्लीवेज में प्लेन ऑफ डिवीजन यानी डिवीजन्स उसके पैरेलल होगी, यूँ ये प्लेन है और इस प्लेन के पैरेलल डिवीजन्स होंगी। ठीक है, व्हाट इज दिस, ये जो बीच में है ये प्लेन ऑफ डिवीजन है, या ये जो है क्या है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो है। और जो प्लेन ऑफ डिवीजन है यानी डिवीजन्स किस तरह से हो रही हैं, उसके पैरेलल हो रही हैं। जबकि रेडियल क्लीवेज में क्या होगा कि ये एम्ब्रियो है, ये उसका प्लेन ऑफ डिवीजन है और ये उसका वर्टिकल एक्सिस है एम्ब्रियो का। और रेडियल क्लीवेज किस तरह से हो रही है, डायगोनल, क्रॉस में इसके डायगोनल जा रही है। ठीक है, तिरछा जा रही है, टेढ़ा सा जा रही है। तो फिर स्पाइरल क्लीवेज किस में होती है, ड्यूट्रोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स में कौन सी होती है, इसमें हमने डिस्कशन की थी। बाकी फिर पहले मैंने एक बात बोली कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स वाली, लेकिन जो डिवीजन्स होती है ना कि स्पाइरल किस में होगी और रेडियल किस में होगी, वो यहाँ पे आके डिस्कस होता है कि आपकी जो है स्पाइरल क्लीवेज किस में ज़्यादातर होती है, प्रोटोस्टोम्स में, क्योंकि मैंने कहा कि पी से आप उसको प्रोटोस्टोम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और रेडियल क्लीवेज जो है उसमें डी आ रहा है तो वो ज़्यादातर ड्यूट्रोस्टोम्स में होते हैं। ये तो सिर्फ याद रखने का एक ट्रिक है। ठीक है, अच्छा, बाकी कुछ जो कोर्डेट्स हैं, हायर कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर या बर्ड्स वगैरह हैं उनके अंदर टीलोलेसिथल होती है, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं और
लोअर कॉर्डेट्स हैं, जो नीचे लेवल के कॉर्डेट्स हैं वो आइसोरेसिथल होते हैं, उनकी क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक और वो फिर फर्दर 2 टाइप्स की होती है। ठीक, तो ये एक क्लीवेज का हमारा ओवरव्यू हो गया। अब आज हमारी डिस्कशन होगी गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुला क्या होता है? हमने मोरेला और ब्लास्टुला की स्टेज तक पढ़ लिया है, अब हमने पढ़ना है कि गैस्ट्रुला क्या होता है। उसके बाद वी विल स्टडी ऑर्गेनोजेनेसिस, के ऑर्गन्स का बनना, ऑर्गन्स किस तरह से बनते हैं। तो इंशाल्लाह आज जो है हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ताकि फिर आगे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकें अगले लेक्चर में। तो आज का पहला जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, दैट इज़ गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुला का बनना। अब गैस्ट्रुला क्या है, क्यों उसको गैस्ट्रुला कहते हैं, बताती हूँ। अच्छा, तो आज वी विल स्टडी गैस्ट्रुलेशन। Gastrulation is the stage of animal development. It's a time of major cellular reorganization. ठीक है, अब इसको गैस्ट्रुलेशन क्यों कहते हैं कि उसमें क्या बनती है, जी से गैस्ट्रुला बन जाता है, जी से जर्म लेयर्स, सेल जो आपका एम्ब्रियो था उसकी डिवीजन हो जाती है इनटू जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स मतलब वो जो एक बॉल ऑफ सेल्स था, एक मास ऑफ सेल था, अब उसकी डिवीजन हो गई एक ख़ास डिफाइंड स्पेशलाइज्ड या रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड लेयर्स के अंदर। ठीक, अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। अब इसमें क्या है, सेल्स तो पहले से डिवाइड हो रहे थे ना, जब ब्लास्टुला था, मोरेला था, तो सेल्स वर डिवाइडिंग, लेकिन अब उन सेल्स के साथ क्या होगा कि वो पहले एक मतलब अनऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर था। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल गोल गोल, अब फाइनली दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रॉपर लेयर्स, प्रॉपर रेगुलर चेन्स या कुछ इस तरह के लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और एक लेयर कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, वी विल सी। ठीक है, तो ये मेजर सेलुलर रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि फिर से ऑर्गेनाइज होने का टाइम है। द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम अरेंज इनटू 2 or 3 प्राइमरी टिश्यू लेयर्स ऑफन कॉल्ड जर्म लेयर्स। ठीक है, जिन्हें हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। क्या है कि आपका जो सेल्स हैं, जो ये वाले सेल्स थे जो बन रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, ये क्या होता है, अब ये अरेंज हो रहे हैं 2 से 3 टिश्यू की लेयर्स में, प्राइमरी टिश्यू लेयर्स में। टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू ना, ये तो हम बहुत बेसिक सी बात है, पढ़ चुके हैं, ये टिश्यू होता है। तो ये है सेल्स, क्या है, सेल्स ने जमा होकर टिश्यू बनाया है ना। तो अब इन टिश्यूज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट इज जर्म लेयर्स। ठीक है, अब जर्म लेयर्स कौन कौन सी होंगी, इसमें 3 होंगी। ठीक है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में वी हैव 3 जर्म लेयर्स, बट सम कैन हैव 2 एज वेल। ठीक है, उसमें कौन सी नहीं होगी वो बताती हूँ। तो वी हैव द आउटर मोस्ट दैट इज एक्टोडर्म, बताया मैंने कि एक्टो रिप्रेजेंट्स आउट, बाहर। फिर मीजोडर्म, ठीक है, मीजो रिप्रेजेंट्स इनर, डर्म का मतलब होता है काइंड ऑफ, इट मीन्स लेयर। ठीक है, तो आउटर लेयर, मीजो का मतलब होता है मिडल। ठीक है, तो मिडल लेयर, और फिर आपके खुद ही दिमाग में आना चाहिए तीसरी क्या होगी, एंडोडर्म यानी कि इनर लेयर। ठीक है, तो ये जिनमें 3 लेयर्स बनती हैं उनमें ये 3 लेयर्स होती हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में, while in 2-layered animals instead of mesoderm a jelly like mesoglia is present, for example coelentrates। ठीक है, the cellular descendants of these 3 primary germ layers will form all tissues and organs of the adult। ठीक है, अब क्या है, वो कहता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 लेयर्स होती हैं तो उनमें क्या होता है, एक्टोडर्म तो होता है, एंडोडर्म होता है, लेकिन मीजोडर्म की जगह पे कौन सी लेयर होती है, मीजोग्लिया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जेली लाइक, एक ग्लू लाइक थिकी सा, स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मौजूद होगा। प्रॉपर एक सेल्स की लेयर नहीं होगी, जैसे ये ना एक प्रॉपर सेल्स की लेयर है ऑर्गेनाइजेशन, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसमें क्या होगा, मेसोडर्म की जगह से रफ से सब्सटेंस, इरेगुलर सा कोई सब्सटेंस होगा विच इज़ मेसोग्लिया। और मेसोग्लिया किस में ज़्यादा होता है, सीलेंट्रेट्स में, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलोमिक कैविटी हो। ये आपने फर्स्ट ईयर के फाइलम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो 3 लेयर्स बनी ना, इन 3 लेयर्स की ही फर्दर डिवीजन, फर्दर स्प्लिटिंग और फर्दर जो है रीऑर्गेनाइजेशन से क्या बनेंगे, आपके ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे। अब जितनी भी चीज़ें बननी है एक एम्ब्रियो की, हर नाक, कान, आंख, गला, पाँव, लंग्स, एवरीथिंग, वो कहाँ से बनेगा, फ्रॉम दीज 3 लेयर्स। तो अब हम इन 3 लेयर्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि किस लेयर से
क्या बनेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कौन सी थी, जो बाहर वाली आउटर लेयर, एक्टो मीन्स आउट एंड डर्म मीन्स लेयर, ठीक है। तो एक्टोडर्म से क्या बनेगा, ये आउटर मोस्ट प्राइमरी टिश्यू लेयर होती है और ये कौन सी जो सबसे पहले फॉर्म होती है, द फर्स्ट लेयर टू फॉर्म इज एक्टोडर्म, ठीक है। तो व्हाट डज एक्टोडर्म मीन, पहला पॉइंट ये कि इट इज़ दी आउटर मोस्ट लेयर और फर्स्ट लेयर टू फॉर्म, पहली लेयर जो बनती है एक एम्ब्रियो के अंदर, एक गैस्ट्रोला के अंदर, दैट इज एक्टोडर्म। अब इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, अब आपने खुद रिलेट करना है। जो बाहर की लेयर होगी ना, उसमें वो चीज़ें जो हमें आई से दिख रही होती हैं और बाहर की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बनाता है। अब बाहर क्या है, आपकी स्किन है, नेल्स हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेट्स रीड, दीज सेल्स फॉर्म द इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या होता है, या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है उसमें आपकी स्किन होती है, हेयर, नेल, या अगर बर्ड है तो फेदर्स, अगर रेप्टाइल है तो उसके स्केल्स। तो जितने भी आउटर जो है जिसकी कवरिंग है दैट इज इंटेग्यूमेंट या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके अलावा एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनती है एंड पार्ट्स ऑफ द सेंसेस ऑर्गन्स, कुछ जो आपके सेंस करने वाले ऑर्गन्स जैसे कि आई, ईयर वगैरह है, इनके कुछ पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि इनर लेयर ऑफ द माउथ, रेक्टम, एनस एंड टीथ, इसके अलावा इसमें से बनते हैं। सो वी विल राइट डाउन वन बाय वन ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे कि क्या बनता है इससे, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या इंटेग्यूमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। अब वो क्या क्या होंगी, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो आपकी आउटर स्किन है, ठीक है, स्किन के मसल्स नहीं, सिर्फ स्किन की आउटर लेयर, आउटर भी लिख देती हूँ, यानी कि जो सिर्फ एपिडर्मिस है आपकी, ठीक। तो आउटर स्किन लेयर इससे बनेगी। फिर सेकेंड चीज़ जो विच विल बी फॉर्म फ्रॉम इट विल बी योर हेयर, नेल, फेदर्स, फेदर्स किस में, बर्ड्स में, और स्केल्स किसके अंदर होते हैं, रेप्टाइल्स में, जैसे कि एलिगेटर, क्रोकोडाइल, फिश वगैरह में भी होते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो इससे बनेगा। अब नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे जब आगे न्यूरलेशन पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे क्योंकि न्यूरल ट्यूब एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्टोडर्म से बनता है और न्यूरल ट्यूब जो है आपका मेजर नर्वस सिस्टम बना रहा होता है। तो वो एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि वो चीज़ें एक्टोडर्म से बनी होती हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्म से बनता है। सेंस ऑर्गन्स के कुछ पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स यानी कि आई वगैरह के कुछ पार्ट्स, ठीक है। फिर उसके अलावा इससे क्या बनता है, इनर लेयर ऑफ माउथ, जो मुंह है इसका इनर हिस्सा, इनर लेयर ऑफ माउथ, और रेक्टम एंड एनस, ठीक है, रेक्टम और एनस का कुछ पार्ट, सारा एनस नहीं, ठीक है, एनस का सम पार्ट और टीथ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या देखा कि ये आपने जो देखे हैं ये एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं, यानी वो चीज़ें जो कि एक्टोडर्म से डिराइव हो या एक्टोडर्म से बने। अब आपने क्या देखा इसमें कि रेक्टम, एनस और माउथ, अब आपकी जो आउटर ओपनिंग है वो माउथ होती है और जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग है दैट इज एनस। तो दोनों जगहों पे क्या है, स्किन है और वो स्किन थोड़ी सी इनवर्ट फोल्ड होती है, लिप्स पे भी थोड़ी सी स्किन इनवर्ट फोल्ड होती है। तो यहाँ स्किन से रिलेटेड हो गया ना आपका माउथ, और फिर रेक्टम वाला भी इसलिए रिलेटेड हो गया, वहाँ पे भी स्किन है दैट इज स्लाइटली फोल्डेड इन, और रेक्टम का इनर पार्ट इज व्हाट, एनस, एनस का इनर पार्ट इज व्हाट, रेक्टम, ठीक है। एनस इज द आउटर पार्ट, और फिर अंदर जो है कॉन्टिन्यूशन डाइजेस्टिव सिस्टम की फ्रॉम द डाउन साइड इज रेक्टम, ठीक है। तो ये आपके एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स हो गए। देन देयर इज मीजोडर्म और द मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर कौन सी होती है, इसने क्या करना है कि ये इट इज़ द लेयर दैट इज इन बिटवीन द एक्टोडर्म विच इज़ द आउटर लेयर एंड एंडोडर्म दैट इज द इनर लेयर। इससे कौन से डेरिवेटिव्स, इससे क्या क्या चीज़ें बनेंगी, ठीक है। इससे प्राइमरी टिश्यू लेयर है, तो इससे क्या चीज़ें बनेंगी, बिकॉज इट इज़ इन द मिडल, तो स्लाइटली जो मिडल वाली चीज़ें हैं वो बनेंगी। अच्छा, लेट मी राइट ओवर हेयर, ये है मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स, ठीक है। स्केलेटन, सबसे पहले आपके पास आपकी जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, कार्टिलेज हैं, वो किससे बनेंगी, मीजोडर्म से। इससे आपके मसल्स बनेंगे, ठीक है। ब्लड के सेल्स अराइज होंगे मीजोडर्म से, ब्लड वेसल्स भी मीजोडर्म से बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
उनकी प्रोडक्शन होगी मेसोडर्म से। तो मोस्टली सिस्टम्स जो हैं आपके मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, काफ़ी सारे सिस्टम्स कहाँ से बन रहे हैं? मेसोडर्म से, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ भी मेसोडर्म। तो मेसोडर्म इज़ वेरी हाईली सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक्टोडर्म आउटर लेयर ऑफ स्किन बना रही है, डर्मिस बना रही है, एपिडर्मिस बना रही है, और यहाँ पे एपी मीन्स बाहर, आउट, तो आउटर लेयर ऑफ स्किन एक्टोडर्म बना रही है, और इनर लेयर ऑफ स्किन कौन बनाती है? जो स्किन इमीडिएटली नीचे है, यानी कि मेसोडर्म, ठीक है। तो ये मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए। स्केलेटन का मतलब क्या है? बोन्स एंड कार्टिलेज, मसल्स, देन ब्लड, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, सब कुछ। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या मतलब? अब यहाँ पे एक एक नहीं लिखा, लेकिन टेस्टिस, ओवरीज, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, ओविडक्ट, यूट्रस, सब कुछ कहाँ से बनेगा? मेसोडर्म से। तो मेसोडर्म ज़्यादातर स्मूथ, अब हमें पता है कि ऑर्गन्स में क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स, और जो बाकी आपके स्केलेटल वगैरह से एसोसिएटेड मसल्स हैं, दोज आर स्केलेटल मसल्स। तो दोनों मसल्स यहाँ से बन रहे हैं ना, ऑर्गन्स भी जो है वो मसल्स ही तो होते हैं, मतलब मेजर कॉम्पोजिशन में। देन देयर इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी कि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, सब कुछ कहाँ से बनेगा? मेसोडर्म से। तो अपनी बुक्स में आप लोग इसके साथ इन चीज़ों, इनके नाम लिख लें, इन सारे ऑर्गन्स के, ताकि आपको याद रहे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब ऑल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कि जो कनेक्ट करा रहे होते हैं, जिस तरह से टेंडन, लिगामेंट्स, और उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो अक्सर डिपॉजिट होते हैं ऑर्गन्स की लेयर्स के अंदर और वेरियस जगहों पे। और फिर है इनर लेयर ऑफ स्किन, जो कि हमने डिस्कस किया। अब तीसरी चीज़ आती है एंडोडर्म या इनर लेयर। अब एंडोडर्म क्या है? नाम से पता चल रहा है इनर मोस्ट लेयर है। ये प्राइमरी टिश्यू लेयर्स जो हैं आपकी, ये तीनों क्या थी आपकी? प्राइमरी टिश्यू लेयर्स, ठीक है। अब इस प्राइमरी टिश्यू लेयर्स में से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्टोडर्म, वी हैव डिस्कस्ड मेसोडर्म, नाउ वी विल डिस्कस एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से क्या क्या बनता है? इससे मोस्टली लाइनिंग्स बनती हैं। लाइनिंग्स मैंने आपको क्या बताया? एपिथीलियम बनती है, एपिथीलिया, ठीक है। तो थीलियम मीन्स लेयर या लाइन, और एपी मीन्स अबव या अराउंड, ठीक है। अच्छा, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा की लाइनिंग। हमने देखा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा वगैरह किससे बन रहा था? मेसोडर्म से। लेकिन सिर्फ उसकी जो लाइनिंग है वो किससे बन रही है? विद द एंडोडर्म। द फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म वाज अ पिवटल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ नियरली ऑल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अब जो मेसोडर्म की फॉर्मेशन हुई ये हाईली इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने देखा कि मेसोडर्म से कितने ऑर्गन्स बने। एक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है उसके, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के सारे ऑर्गन्स तकरीबन मेसोडर्म से बन रहे हैं। तो अब जिन ऑर्गेनिजम्स में मेसोडर्म नहीं होगा, खाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, तो वो प्रिमिटिव होंगे, पुराने टाइप के होंगे, इतने कॉम्प्लेक्स या वेल डेवलप नहीं होंगे। जबकि हम और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेसोडर्म है, यानी जिनके अंदर तीनों लेयर्स पूरी हैं, उनमें क्या होगा कि वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो एंडोडर्म से क्या बन रही थी? एक दफ़ा लिख लेते हैं, लाइनिंग ऑफ, यानी कि एपिथीलियम जिसे कह लें, ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो उसकी जगह मैं लिख रही हूँ GIT, दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और फिर GIT के ऑर्गन्स, ठीक है। फिर GIT के ही एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से होते हैं GIT के? पैनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर तुम्हें तो खैर स्टोरेज हो रही होती है, इट्स नॉट अ ग्लैंड, बट पैनक्रियाज एंड लिवर मेनली। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इस सब की लाइनिंग कहाँ से बन रही है? एंडोडर्म से बन रही है। तो इन तीनों चीज़ों की आपको क्या डेरिवेटिव्स जो हमने लिखे हैं वो आने चाहिए, ठीक है। प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये सिर्फ लाइनिंग है इन चीज़ों की, जो इन ऑर्गन्स की, इन ऑर्गन सिस्टम्स की सिर्फ लाइनिंग्स बना रहा है एंडोडर्म पर। क्लियरली मार्क आपने करना है, क्योंकि ऑर्गन्स, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर आप लेंगे तो वो कौन बना रहा है? ओरिजिनली मेसोडर्म। अच्छा, अब ये तो हमारी डिस्कशन होगी लेयर्स की। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल अगर एनालॉजी डिस्कस करें गैस रिलेशन इन ह्यूमन की,
तो वो क्या है? इन ह्यूमन एम्ब्रियो ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट्स। तो गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला या 3 लेयर्स का बनना शुरू कब होता है? 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तीसरे हफ्ते के, प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में। द ट्रोफोब्लास्ट इन दिस स्टेज थिकन्स एट वन पॉइंट टू फॉर्म अ mass of cell known as inner cell mass, which after implantation breaks into 2 fluid cell sacs। हमने देखा था कि जो एम्ब्रियो था उसकी एक सिंगल सेल लेयर जो उसकी एक सराउंडिंग जगह थी वो क्या थी? दैट वाज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। अब ये सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं एक क्विक डायग्राम बना रही हूँ तो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो ये सेल की लेयर थी, दैट वाज ट्रोफोब्लास्ट। फिर उस सेल लेयर ने क्या किया था कि वो सेल लेयर एक जगह पे, जैसे यहाँ पे अगर मास बना लेगी सेल्स का, दैट विल बी इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास। फिर क्या होता है कि इस इनर सेल मास की थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, यानी कि ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा और इस जगह पे कैविटी या एक सुराख, एक खाली जगह, एक स्पेस बन जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनर सेल मास थोड़ा सा मूव डाउन कर देगा, उसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी और 2 स्पेसेस में वो डिवाइड कर देगा एम्ब्रियो को, एक अपर स्पेस और एक लोअर स्पेस। तो एक स्पेस क्या होगा आपका? योक सैक हो जाएगा और एक एमनियोटिक कैविटी, या उसे हम एमनियन कह देंगे। अच्छा, मैं इसको डिफरेंट कलर से लेबल करती हूँ ताकि आपको देखने में ठीक से क्लियरली नजर आए। तो दिस वॉज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ने इनर सेल मास बनाया। इनर सेल मास में क्या हुआ कि कैविटी की या एक स्पेस की डेवलपमेंट हुई। सो दिस स्पेस, द अपर स्पेस वाज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी या एमनियन या एमनियोटिक सैक, सारे एक ही नाम है, ठीक है। एमनियोटिक सैक या कैविटी, या फिर इसे हम एमनियन कहेंगे। और नीचे वाला जो था दैट विल बी कॉल्ड एज योक सैक। तो 2 कैविटीज़ में डिवाइड कर दिया और खुद जो ये है ये क्या होगा? अभी आपकी डिस्क बन जाएगी, एम्ब्रियोनिक डिस्क इससे बन जाएगी इनर सेल मास से, ठीक है। तो अभी हम इन चीज़ों को ही एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं बुक से। अच्छा, these sacs, the trophoblast in this stage thickens at one point to form a mass of cells, ये mass of cells known as inner cell mass, ठीक है, which after implantations break into 2 fluid filled sacs, ठीक है। हमने कहा कि 2 fluid filled, 2 cavities में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों cavities में fluid होगा, ठीक है। These sacs are separated by a double layer of cells known as embryonic disc। ये 2 layers है ना सेल्स की, तो ये क्या है? एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक। और फिर one of these sacs is known as the amniotic sac, एमनियन, और ये filled by एमनियोटिक फ्लूइड। जो एक सैक है वो किससे फिल्ड है? जो एमनियोटिक सैक है दैट इज फिल्ड बाय एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड एंड द सैक इज व्हाट? द एमनियोटिक सैक, एंड द लोअर सैक, द अदर सैक इज द योक सैक। और इसके अंदर योक होता है, मगर ह्यूमंस में इस सैक में योक नहीं होता, ह्यूमन एम्ब्रियो में इसमें योक नहीं होता। इन ह्यूमन दिस सैक डज नॉट कंटेन योक। क्यों नहीं होता योक? योक तो न्यूट्रिशन होती है, हमने कल पढ़ा, उसमें कैल्शियम, फॉस्फेट्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो क्यों नहीं होती ह्यूमन की योक सैक में योक? बिकॉज जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो बेबी है, ये जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है, ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा होता है? इनिशियली यूट्रस की लाइनिंग से। हमने पढ़ा था कि ये जो है आपका जो यूट्रस है, इधर से यूट्रस से यहाँ पे अगर इम्प्लांट हो गया तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा आ रही है। अगर यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट हो गया, यहाँ पे ब्लड वेसल ज़्यादा आ रही है। ये चीज़ इस वक्त यहाँ पे चिपकी हुई है और ये यूट्रस से अपनी न्यूट्रिशन ले रही है, यूट्रस की लाइनिंग से, मदर से, ठीक है। लेनी तो मदर से ही है, पहले मदर से लेनी दोनों किस्सों में मदर से ही है। पहले विया द यूट्रस लाइनिंग लेंगे, फिर उसके बाद एक चीज़ बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसे हम कहेंगे प्लेसेंटा। तो फिर उसके बाद प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा भी कनेक्टेड तो मदर से ही है। तो बेबी अपनी न्यूट्रिशन मदर से ले रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स का एग होता है, एग को वो आउट ऑफ बॉडी रिलीज कर देते हैं, तो इसलिए उसमें योग की इंपॉर्टेंस होती है कि योग खाना दे रहा होता है। मगर जब इसमें बॉडी के अंदर ही है जो एम्ब्रियो है ह्यूमन का, तो वो मदर से अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स और सारी अपनी एनर्जी ले रहा होता है।
Gastrulation begins when a groove with raised edges called the primitive streak appears on the dorsal surface of the embryonic disc and establishes the longitudinal axis of the embryo. अब ये हमने देख लिया था ना कि ये एम्ब्रियोनिक डिस्क थी. अब हम इस पूरे एम्ब्रियो में से जो है ना, मैं आपको इस वाले पार्ट को दिखाती हूँ. ठीक है, एम्ब्रियो यही है, ऊपर उसकी एम्नियोटिक सैक भी यही है और ट्रोफोब्लास्ट भी उसके अराउंड यही है, लेकिन हम इस वक्त इसकी एम्ब्रियोनिक डिस्क यानी ये जो 2 सेल लेयर है इसको देखते हैं. तो इस 2 सेल लेयर के ऊपर क्या होता है, ये पूरे एम्ब्रियो में है ना, क्योंकि हम तो इसका फ्रंटल व्यू देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, तो इसमें एक लाइन सी अपीयर होना शुरू हो जाती है. एक जैसे कि ये अगर एम्ब्रियो यूं बनाती हूँ, आई होप के बन सके, समझ आ सके. अगर ये एक एम्ब्रियो की लेयर है, ये सेल्स डिफाइंड है और इसमें एक लाइन सी बनना शुरू हो जाती है. उस लाइन को स्ट्रीक कहते हैं ना, एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं स्ट्रीक. और क्योंकि ये सबसे पहली एक डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो इसे हम कहेंगे प्रिमिटिव. सबसे पहली एक लाइन, एक स्ट्रीक. ठीक है, जो कि क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये क्या बनाती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द एम्ब्रियो. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ एम्ब्रियो, जो ये एम्ब्रियो है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस बनाती है ये लाइन. ठीक है, इन ह्यूमन दिस सैक डज नॉट. अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर ली थी सैक की डिस्कशन. अब जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ये किस साइड पे होती है, डोर्सल सरफेस, यानी कि ये जो एम्ब्रियो है इसकी टॉप पे ये अपीयर हुई प्रिमिटिव स्ट्रीक. और इसने क्या बनाया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ एम्ब्रियो के इस, यानी कि अब एक्सेस बनाने से क्या होता है कि हम ये कह देंगे कि ये मिड है एम्ब्रियो का और इसके लेफ़्ट और राइट स्टेब्लिश हो जाता है कि लेफ़्ट ये और राइट ये होगा और क्या चीज़ किस तरफ डेवलप हो रही है. अच्छा, द सर्फेस सेल्स कॉल्ड एपीब्लास्ट माइग्रेट अक्रॉस अदर सेल्स एंड एंटर द प्रिमिटिव स्ट्रीक. दिस लोअर लेयर इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट विच इज़ फ्यूचर एंडोडर्म. अब क्या है कि जो सरफेस लेयर के जो सेल्स होते हैं ना, यानी कि ये जो इसके ऊपर वाले सेल्स होंगे, ये हमने 2 व्यूज़ देखे, एक हम इस तरह देख रहे हैं और एक हम ऐसे देख रहे हैं सामने से. तो जो ऊपर वाले सेल्स होंगे ये इस प्रिमिटिव स्ट्रीक में जाके जब माइग्रेट करेंगे, इस जो लाइन है, एक हल्का सा एक ग्रूव, एक हल्का सा गहराई की तरफ जब ये माइग्रेट करेंगे ऊपर वाले सेल्स, तो ये अपर लेयर ऑफ सेल्स क्या बनाएगी, एपीब्लास्ट. ठीक है, और इस एपीब्लास्ट से क्या होगा, एक्टोडर्म फिर फाइनली बाद में बनता है. और जो लोअर लेयर्स ऑफ सेल है वो क्या बनाएगी, हाइपोब्लास्ट. एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, लोअर, और इससे क्या बनेगा, एंडोडर्म, और इनके बीच में फिर मीजोडर्म होगा. ठीक है, The epiblast give rise to ectoderm, जो कि हमने डिस्कस कर लिया. The cells of the ectoderm migrate through the primitive streak into the interior of the embryo forming the mesoderm. अच्छा, अब जो ये ectoderm, ये अगर primitive streak है, ये इसके ऊपर के सेल्स हैं, इन्होंने जो above layer of cells हैं उन्होंने epiblast बनाया. अब सेल्स में क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस तरह से भी और थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ भी. उस सेल लेयर की जो नीचे वाली लेयर होगी, दैट इज़ जो इसके नीचे के सेल्स होंगे, दैट इज़ ये वाली लेयर, ये जब अपनी लाइन में ग्रो करेंगे, क्योंकि ये 2 लाइन है ना, एक ऊपर की लाइन है और एक नीचे की लाइन है, वो हाइपोब्लास्ट. फिर इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से कुछ सेल्स, इस सुराख से कुछ सेल्स अंदर की तरफ जाएंगे और इस एपीब्लास्ट या इस जो एक्टोडर्म है इसके नीचे और हाइपोब्लास्ट के ऊपर, इसके दरमियान में ग्रोथ बनाना शुरू कर लेंगे, एक लेयर और बनाना शुरू कर लेंगे, जो कि हमने पढ़ा बीच की लेयर, दैट इज मीजोडर्म. तो इस तरह से 3 लेयर्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. ठीक, यहाँ पे हमारी गैस्ट्रुलेशन की जो डिस्कशन है वो एंड होती है कि हमने देख लिया, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन में क्या है, हमने 3 लेयर्स बना लिया, 3 प्राइमरी टिश्यू लेयर्स, तो वो बन गई ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक बना. अपर लेयर ऑफ सेल्स जो है वो एपीब्लास्ट है, उन्होंने डिवाइड होकर एक्टोडर्म बना लिया. उसके नीचे से प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर से सेल्स नीचे जाना शुरू हुए और जो नीचे लेयर ऑफ सेल्स थी वो हाइपोब्लास्ट थी. इस एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान वो सेल्स जाके ग्रो करना शुरू किया और उन्होंने मीजोडर्म बना ली. फिर हमने देख लिया था कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, जो कि इन बॉक्सेस में मैंने लिखे हुए हैं. अच्छा, अगली चीज़ क्या होती है, न्यूरुलेशन इन एम्ब्रियो. अब ये गैस्ट्रुलेशन कब शुरू हुई थी, गैस्ट्रुला या जर्म लेयर्स, 3 लेयर्स बनना 3रे हफ्ते में शुरू हुई थी. 3 लेयर्स और 3रा हफ्ता, ठीक है, ऐसे आप याद रखना. अब 3रे हफ्ते में जब 3 लेयर्स बनी थी, अब नेक्स्ट वीक में, बाय द एंड ऑफ दिस वीक काफ़ी हद तक लेयर्स बन गई होंगी. अब नेक्स्ट वीक में तो हमने गैस्ट्रुलेशन पढ़ लिया. अगले हफ्ते क्या स्टार्ट होगी, न्यूरोलेशन, यानी उसका नर्वस सिस्टम बनना शुरू होगा. किस तरह शुरू होगा, 4th वीक में शुरू होगा और होगा कैसे,
अच्छा, अब मैं आपको फिर से एक दफ़ा बताती हूँ. द प्रोसेस ऑफ न्यूरलेशन बिगिंस ड्यूरिंग 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. द मेसोडर्मल सेल्स इमीडिएटली beneath the early primitive streak aggregate, forming a rod of mesodermal cells called the notochord, which is the first axial support of the embryo. अब क्या होता है, हमने देखा ना कि वो बन जाता है आपका एक्टो, एंडो और मीजोडर्म. अब जो मीजोडर्म की लेयर्स होती है ना, ठीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक होती है. अब प्रिमिटिव अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, ये आपकी अब सेल्स की डिविजन्स हो गई हैं, ठीक है. अब ये आपकी प्रिमिटिव स्ट्रीक वाली जगह थी, ठीक है. अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के इमीडिएटली नीचे जो मीजोडर्म की लेयर है, ठीक है. अब ये मैं इस तरह से बना रही हूँ, लेकिन आपने ये सोचना है कि क्योंकि ये बोर्ड पे तो नहीं बन सकता, इस तरह से बना रही हूँ. और ये एक्शन इसका ये दिखेगा ये यूँ कि ये जो पीछे को सारी एक लेयर ऊपर से बन गई है, ये ऊपर एक ग्रूव, एक स्ट्रीक जैसी थी, प्रिमिटिव स्ट्रीक PS वाली जगह. इसके नीचे जो मीजोडर्म, बिल्कुल फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो नीचे वाली मीजोडर्म की लेयर है, वो जो है ना डिवाइड होगी और एक राउंड सा स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसे हम कहेंगे नोटोकॉर्ड. और नोटोकॉर्ड क्या है? एक्सियल सपोर्ट, यानी कि सेंट्रल सपोर्ट है. पहली सपोर्ट होगी एम्ब्रियो की, ठीक है. एम्ब्रियो की जो पहली सपोर्ट जिसके अराउंड उसको एडहेयर करके वो ग्रो करेगा, दैट विल बी नोटोकॉर्ड, जो कि मीजोडर्म से बनी होगी. कौन सी वाली मीजोडर्म? मीजोडर्म, क्योंकि मीजोडर्म इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, ठीक है. लेकिन जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के जो हल्का सा जो ग्रूव था, प्रिमिटिव ग्रूव, उसके नीचे जो एक एग्जैक्टली उसके नीचे जो मास ऑफ मीजोडर्म सेल्स होंगे, वहाँ भी ये काम करेगी अपना और डिवीजन करके नोटोकॉर्ड बना लेगी. अच्छा, स्ट्रीक का मतलब था लाइन. उसी लाइन के नीचे एक होगा प्रिमिटिव ग्रूव. ग्रूव का मतलब हल्का सा खड्डा, ठीक है. तो उस प्रिमिटिव स्ट्रीक और उस प्रिमिटिव ग्रूव के नीचे वाली जगह पे जो एग्जैक्ट उसके नीचे मीजोडर्म होगी, वो डिवाइड होके क्या बना लेगी? एक नोटोकॉर्ड, जो कि सपोर्ट होगी एम्ब्रियो के लिए. These developing notochordal cells induce the overlying ectoderm to thicken, forming neural plate. The central region of the neural plate pushes downward to form a depression called the neural groove, then neural fold. अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो डेवलपिंग नोटोकॉर्डल सेल्स है ना, इनसे ऐसे केमिकल्स, इनसे इस तरह के ऐसे सिग्नल्स निकलेंगे जो कि इसके ऊपर क्या है, ये तो मीजोडर्म था नीचे जो नोटोकॉर्ड से बना था, ये क्या है ऊपर? एक्टोडर्म. इसने एक्टोडर्म को बोलेगा कि अब आप डिवाइड हो और आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, जो ये मैंने पहले से बना दिया है, जिसे हम कहेंगे न्यूरल प्लेट, ठीक है. अब इसके ऊपर जो एक ग्रूव होगा, पुश करेगा इसको अपनी तरफ नोटोकॉर्ड, और एक डिप्रेशन जो बनाएगा, ये डिप्रेशन प्रिमिटिव स्ट्रीक वाली जगह पे ही होगी, बट नाउ इट इज़ कॉल्ड न्यूरल फोल्ड. या बल्कि इसे न्यूरल फोल्ड से भी जो पहले वाला स्टेज है वो है न्यूरल ग्रूव, क्योंकि पहले एक खड्डा सा बना, ये एक गहरा हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूरल ग्रूव बन जाएगा, और उसके बाद जो है एक फोल्ड होगा. फोल्ड मतलब ये ऊपर को उठेगा, और फोल्ड ना, ये प्लेट बन गई थी और ये यूँ ऊपर को, जैसे अगर ये न्यूरल ग्रूव है, न्यूरल प्लेट बन जाएगी. डिवीजन पहले इतना छोटा सा होगा, फिर पहले छोटा सा होगा, फिर बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा. तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये न्यूरल ग्रूव, ये बीच में देखें इसके एक ग्रूव, और साइड में सेल्स बढ़ गए. ये ग्रूव, बीच में एक खड्डा, ये देखें ये खड्डा, तो ये क्या है? न्यूरल ग्रूव. और ये न्यूरल प्लेट, और फिर न्यूरल प्लेट ने जब यूँ ऊपर को मुड़ना शुरू किया, तो दैट इज़ न्यूरल फोल्ड. जब ये इतना मुड़ के एक साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी? न्यूरल ट्यूब, और बीच में इसके क्या होगा? एक सुराख, ठीक है. तो अब फाइनली क्या होता है कि हमने पढ़ लिया कि ओवरलाइंग एक्टोडर्म ने थिक होके क्या बनाया? न्यूरल ग्रूव बनाया. यहाँ पे डिप्रेस हो गई, यानी डिप्रेस का मतलब है डीप प्रेस, नीचे को धंस गई, न्यूरल ग्रूव बन गया. फिर उन सेल्स की फर्दर डिवीजन होगी तो न्यूरल प्लेट बन जाएगी, और फिर न्यूरल प्लेट ऊपर को फोल्ड होगी, और इतना फोल्ड होगी, जैसे मैंने आपको बुक को करके दिखाया, इतना फोल्ड होती जाएगी ये फर्दर कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? न्यूरल ट्यूब बन जाएगा, ठीक है. यहाँ पे बाकी क्या थी? मीजोडर्म. लेकिन जो नीचे एग्जैक्ट नीचे प्रिमिटिव स्ट्रीक के नीचे मीजोडर्म थी, उसने नोटोकॉर्ड बना लिया. फिर इस नोटोकॉर्ड ने ऐसे सिग्नल्स निकाले कि इसके ऊपर जो एक्टोडर्म है, इसने इसकी डिप्रेशन करवाई सेंटर में से, जिसे हमने न्यूरल ग्रूव कहा, और इसके साइड्स पे कुछ प्लेट्स जैसी और भी बड़ा उसको जो किया एक्टोडर्म में न्यूरल एरिया को, और उस जगह को हम कहेंगे न्यूरल प्लेट. फिर न्यूरल प्लेट ऊपर मूव करेगी, तो उसे हम कहेंगे कि न्यूरल फोल्ड्स बन रहे हैं, और जब ये लेफ्ट और राइट साइड के फोल्ड्स मिल जाएंगे तो एक ट्यूब बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब, ठीक है.
अच्छा, ये किताबें में यही बातें लिखी हैं आपकी। और फिर उसके बाद जो है जब ये न्यूरल ट्यूब बन जाएगी तो ये इस तरह से एक गोलाई, इस जगह पे एक सर्कुलर ट्यूब आ जाएगी और इसके ऊपर एक फिर वापस एक्टोडर्म की लेयर आ जाएगी, ठीक है। और ये एक सेपरेट प्रॉपर ट्यूब बन गई है, ठीक है। अब इस ट्यूब, जब न्यूरल ट्यूब जिस पॉइंट पे बन रही है या ऑलमोस्ट बन गई है, इस स्टेज पे हम अपनी जो एम्ब्रियो है उसको बोलेंगे कि ये अब न्यूरुला है, 4th वीक वाली स्टेज में। 3rd वीक में वो क्या था, गैस्ट्रुला, जब उसमें जर्म लेयर्स बन रही थी। अच्छा, तो अब क्या होता है, द न्यूरल ट्यूब ऑफ न्यूरुला ग्रोज एंड डिफ्रेंशिएट्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब न्यूरुला पता ही चल रहा है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, तो इसकी अब डिफ्रेंशिएशन किसके अंदर होगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर। इस न्यूरल ट्यूब से क्या बनेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एट द एंड ऑफ 4th वीक द वेसिकल्स ऑफ 4 मिड एंड हाइंड ब्रेन इज फॉर्म्ड, व्हाइल एट द एंड ऑफ 8th to 9th वीक ऑल फ्लेक्सर्स आर एविडेंट। अब क्या कहता है कि जो 8th से बाय द एंड ऑफ 4th वीक, ये 4th वीक में हो रहा है ना, तो 4th वीक के अंदर क्या होता है, वेसिकल्स। अब हमें पता है कि जो ब्रेन बनता है वो मिड ब्रेन, फोर या हाइंड ब्रेन से बनता है, लेकिन इस जब बेबी बन रहा होता है तो उसमें तो ब्रेन अभी बनना है, तो उसके लिए क्या होता है, 3 मखसूस ऐसे गुलाइयाँ, 3 हिस्से बन जाते हैं जिन्हें हम कहेंगे वेसिकल्स। तो वो 3 हिस्से थोड़े थोड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं 4th वीक में, और 8th वीक के एंड में मेजर फ्लेक्सर्स नज़र आते हैं। 8th वीक में आपको फ्लेक्सर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फ्लेक्सर्स क्या होते हैं, फ्लेक्स कहते हैं किसी चीज़ का मुड़ना, तो वो मुड़ना या गुलाइयों के अंदर जो इसे हल्के हल्के से खड्डे, जिन्होंने फर्दर स्पेसिफाई करना है कि ये जैसे कि आपका सर्वाइकल फ्लेक्सर होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड में किस जगह पे डिफरेंस आएगा, तो इस तरह अगर ये एक वेसिकल ये है, ठीक है, वेसिकल ये 3 गोल गोल चीज़ें कि मिड ब्रेन ये होगा, फोर ब्रेन ये होगा और हाइंड ब्रेन ये होगा, फिर उनमें जो है फर्दर जो है ऐसे शिगाफ से आना, और दैट विल बी फ्लेक्सर्स, ठीक है। तो वो 8th वीक के एंड पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी न्यूरोलेशन ख़त्म हो गई। अच्छा, जब ये एक्टोडर्म के थ्रू क्या बन रहा था, न्यूरल ट्यूब। अच्छा, मैंने कहा था ना कि एक्टोडर्म से ही आपका नर्वस सिस्टम बनता है, तो हमने देखा कि किस तरह से मीजोडर्म ने एक्टोडर्म को बोला और अपने सिग्नल्स रिलीज़ किए नोटोकॉर्ड ने, और उसके थ्रू एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट और फिर न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ट्यूब बना, और फिर न्यूरल ट्यूब से नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना। तो ये हमने देख लिया। अब जो ये न्यूरल ट्यूब था ना, इसके अराउंड कुछ सेल्स थे एक्टोडर्म के, ठीक है, जो कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। वो अलग से सेल्स रह गए थे, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। तो वो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनी मोटर नर्व्स, मैं आपको अब उसका भी एक अलग से लिख के बताती हूँ ताकि आप वो भी नोट कर लें पॉइंट्स में। अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से न्यूरल नर्वस स्ट्रक्चर्स बनेंगे, आपकी नर्व्स बनती हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से, आपकी मोटर नर्व्स, ठीक है, कुछ मोटर नर्व्स, आपकी सेंसरी नर्व्स। अच्छा, अब ये कहता है कि जो मोस्टली मोटर नर्व्स हैं वो आपका जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है और जो आपका इमर्जिंग नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, वहाँ से बनती हैं। तो आप इसमें अगर मोटर नर्व्स को खास ना लिखें, आप सेंसरी नर्व से शुरू करें। सेंसरी नर्व्स, ये नर्वस सिस्टम में हम ये पढ़ चुके हैं कि सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं और कहाँ से वो किस तरह से कनेक्टेड होती हैं, क्या सेंसेशन लाती हैं, मोटर नर्व्स क्या लाती हैं, ठीक है, या न्यूरॉन्स के कलेक्शन को हम नर्व्स कहते हैं। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स बनते हैं, और इससे सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक गैंग्लिया बनते हैं। हमने पढ़ा था फाइट एंड फ्लाइट वाला जो सिस्टम है उसमें जो एक्टिवेशंस होती है दैट इज़ एक्टिव होता है वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया होता है, और सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। फिर मेडुला का कुछ रीजन, ठीक है, मेडुला आपके हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ से बनता है। स्कल की जो बोन्स हैं, ठीक है, स्कल बोन कुछ यहाँ से बनती है, बाकी बोन्स मीजोडर्म से। स्केलेटन कहाँ से बना था, मीजोडर्म, लेकिन स्कल का जो स्केलेटन होगा कुछ वो इधर से न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनेगा। उसके डेरिवेटिव्स, किसका डेरिवेटिव होगा, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का। फिर उसके अलावा कुछ टीथ भी यहाँ से बनते हैं, और इस वजह से क्योंकि इनमें से देखिए कितनी चीज़ें बन रही हैं, तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट इवन कह देते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स भी एक
चौथी जर्म लेयर है, हालांकि वो है नहीं। जर्म लेयर्स या प्राइमरी टिश्यू लेयर्स हमारे पास क्या है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। लेकिन क्योंकि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बहुत हाईली इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ें बन रही होती हैं, इसीलिए साइंटिस्ट इसको कहते हैं कि ये एक जर्म लेयर है। अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या बन रहे थे, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को उसने बोला कि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाली जगह से ज़्यादा बनेंगी। तो सेंसरी न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंग्लिया। अब क्या है सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। मेडुला का कुछ हिस्सा, स्कल की सिर्फ बोन्स, बाकी बोन्स कहाँ से बनेंगी, स्केलेटन मेसोडर्म से बन रहे हैं, और कुछ टीथ बनेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हो गई न्यूरिलेशन के ऊपर और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के ऊपर। ठीक, डायग्राम्स आपकी बुक में बने हैं, आप उन्हें देखेंगे तो ज़्यादा ठीक से समझ आ जाएगा। अब अगला चीज़ है ऑर्गेनोजेनेसिस। गैस्ट्रुलेशन, न्यूरिलेशन हमने पढ़ लिया, नाउ वी हैव टू डिस्कस ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गेन्स का बनना। तो हमने देख लिया कि सबसे पहला ऑर्गन जो बन रहा है, पहला ऑर्गन कौन सा बन रहा है, नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में फिर क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही तो बन रहे हैं। तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द फर्स्ट मेजर स्टेप इन ऑर्गेनोजेनेसिस इज न्यूरिलेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टोडर्म दैट प्रोड्यूसेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है ऑर्गन्स के बनने में। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन्स का बनने वाला स्टेज होता है दैट इज न्यूरोलेशन। और न्यूरोलेशन क्या है कि एक्टोडर्म को आप बोलो कि आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाओ। ठीक है, अब आपने उसको ये बोल दिया और फिर वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाने की तरफ चल पड़ता है, यानी कि एक ऑर्गन बनना शुरू हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गया, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। लेकिन पहला ऑर्गन जो सबसे पहले फुली फंक्शनल होता है और फुली काम कर रहा होता है एम्ब्रियो का, वो होता है हार्ट। ठीक है, तो पहला ऑर्गन जो प्रॉपर बन जाता है वो हार्ट होता है। लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस सिस्टम जो पहले बनना ज़्यादा शुरू हुआ वो न्यूरिलेशन में नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये हो गई ऑर्गेनोजेनेसिस की डिस्कशन। इसी तरह इसके बाद फर्दर ऑर्गन्स बनते रहते हैं डिफरेंट, जो ये इन्हीं 3 लेयर से हमने पढ़ लिया कि मीजोडर्म से कौन से ऑर्गन्स बनेंगे, एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन्स बन रहे हैं, तो वो बनते जाएंगे और बॉडी की ऑर्गेनोजेनेसिस, बेबी की ऑर्गन सिस्टम्स की डेवलपमेंट होती जाएगी। अब अगला स्टेप है ग्रोथ। वी हैव डिस्कस्ड क्लीवेज, वी हैव डिस्कस्ड गैस्ट्रुलेशन एंड न्यूरिलेशन, वी हैव डिस्कस्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, नाउ वी हैव टू डिस्कस ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है, इट इज़ द लास्ट ऑफ डेवलपमेंट विच बिगिन्स, लास्ट स्टेप है ना, क्योंकि ये कब स्टार्ट होगा, 3rd मंथ में। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे 3rd वीक 4th वीक की चीज़ें चल रही थी, 3rd मंथ से बस अब जो आगे होगा वो सिर्फ ग्रोथ होगा। मेजर चीज़ें बन गई हैं, अब क्या होगा, स्टार्ट ग्रोथ। इसीलिए इस स्टेज पे हम जो एम्ब्रियो है उसको क्या कहते हैं कि नाउ इट इज़ कॉल्ड फीटस। 3rd मंथ से लेके बर्थ तक एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। इस पीरियड में हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, फीटस। और ये जो ज़िंदगी होगी एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर बेबी की, दैट इज़ कॉल्ड फीटल लाइफ। तो फीटल लाइफ कब से होती है, 3रे महीने से बर्थ तक, और बर्थ नॉर्मली 9वें महीने में होती है। तो नियर अबाउट 5 से 6 महीने की बर्थ क्या होती है, फीटल लाइफ होती है। तो फीटस 6 महीने तक की, 5 से 6 महीने तक की रेंज में हम एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। ठीक है, और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब क्या है, क्या कहते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गन्स बेसिक बन गए हैं। ठीक है, बेसिक हल्की सी एक एम्ब्रियो की शक्ल, फीटस की शक्ल बन जाती है हल्की सी। अब सिर्फ ये होना है कि सेल्स ये बढ़ते जाने, ग्रोथ होती जानी है, साइज बढ़ते जाने। अगर कोई एम्ब्रियो के अंदर कोई ख़राबी है फीटस के अंदर तो वो चेंजेस होंगे, वो प्रॉपर होगा, शेप ठीक होगी। सिर्फ अभी ग्रोथ हो रही है, यानी ग्रोथ क्या है, सेल का बढ़ना, नंबर बढ़ना और सेल का साइज इंक्रीज होना। तो सिर्फ अब ग्रोथ होगी 3rd महीने से लेके 3rd मंथ से लेके बर्थ तक। ठीक है, और बाकी जितना भी डेवलपमेंटल पीरियड है वो सारा उसमें ग्रोथ होती है। ऑर्गन्स बन गए हैं हल्के हल्के पहले 3 महीनों में, अब उन ऑर्गन्स की फर्दर स्पेसिफिकेशन होगी, ठीक होंगे वो, और ऑर्गन सिस्टम्स के कनेक्शंस बनेंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स थे, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस, ये 3 महीने के अंदर अंदर हो गए।
3 महीने से, 3rd मंथ से लेके बर्थ तक, ठीक है, 3rd मंथ से बर्थ तक सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होगी। तो समझ आ गया कि क्या स्टेप्स थे एम्ब्रियो के। हमने ये अब देख लिया कि किस तरह से एम्ब्रियो बनता है। ये एक बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं है आपके लेवल के लिए, सेकेंड ईयर के लेवल के लिए इट इज़ इनफ। हमने मेजर स्टेप्स देख लिए कि कैसे सेल की डिवीजन होती है, कैसे जर्म लेयर्स बनती हैं, कैसे नर्वस सिस्टम बनता है, न्यूरिलेशन होती है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और उसके बाद ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है यानी कि फीटल लाइफ है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी कि माँ के यूट्रस के अंदर जहाँ पे आप होते हैं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ का एक हमने ओवरव्यू लिया। तो यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट, जो इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट थी, बॉडी के अंदर वाली डेवलपमेंट थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुई। अब अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस का रोल क्या है, न्यूक्लियस पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स, साइटोप्लाज्म पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होती है, किस तरह से किसी सेल को पता चलता है कि इसने हार्ट बनना है, इसने नर्व्स बनना है। तो इसके ऊपर डिस्कशन होगी हमारे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा जर्म लेयर्स का बनना, फिर हर जर्म लेयर यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनता है, फिर उसके बाद गैस्ट्रुला किस तरह से कैविटीज़ में जो डिवाइड हो जाता है, किस तरह से एमनियोटिक सैक बनता है, किस तरह से योक सैक बनता है, हमें क्यों योक नहीं होता, क्या वजह है, हम क्योंकि हम मदर से यूट्रस की लाइनिंग और प्लेसेंटा के थ्रू सारी फूड ले रहे होते हैं, ये रीज़न। फिर उसके बाद न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के जो डेरिवेटिव्स हैं उसके ऊपर हमने डिस्कशन की, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स क्या होते हैं, उससे क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे हमारी इंट्रा यूट्राइन लाइफ की डिस्कशन ऑलमोस्ट सम अप होती है, एंड होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया मैंने कि न्यूक्लियस पे डिस्कशन और वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं स्पेमेन और बाकी साइंटिस्ट के, वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ लेक्चर लेने के बाद एक दफ़ा रीड किया करें किताब में क्या लिखा है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। जो लफ्ज़ मुश्किल लगे उनको डिक्शनरी से सर्च करके उनके मीनिंग्स लिखें और अपनी बात को जो किताब में लिखी हुई है उसको समझें और इस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।